कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये शेर सुनकर आपको लग रहा होगा कि रोज इतिहास की बात करने वाला आज शेर व शायरी कर रहा है, तो बता दूं कि यह शेर उस व्यक्ति पर बिल्कुल फिट बैठता है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक 40 वर्ष का जोशीला व्यक्ति जब उस पर धुन सवार हो जाती थी तो कोई भी काम करके ही छोड़ता था। जीत ऐसी कि सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार। कभी लोगों की वाह वाह मिलती तो कभी ताने भी सुनने को मिलते, लेकिन अपने धुन के पक्के वह व्यक्ति अपने जुनून के आगे असफलताओं को नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया। उन्होंने भारत जैसे देश में एक ऐसी चीज की नींव रखी जो आगे चलकर वट वृक्ष में तब्दील हो गया और आज जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और यही व्यक्ति आगे चलकर भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में जाना गया। आपको अभी तक लग रहा होगा कि इतनी लंबी चौड़ी भूमिका के बाद भी उस व्यक्ति का नाम तक नहीं बताया, तो धैर्य रखिए, हम सब कुछ बताएंगे उनके बारे में। आज 16 फरवरी है और आज का इतिहास के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय फिल्मों के पितामह दादा साहब फाल्के के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम आज का इतिहास। भारत में चलचित्र अर्थात फिल्मों की नींव रखने वाले पहले पटकथा लेखक, प्रोड्यूसर, निर्देशक, यहां तक कि अपनी पहली फिल्म में खुद रोल करने से लेकर कैमरे तक की जिम्मेदारी खुद संभालना पड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के के बारे में। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम घुंडीराज गोविंद फाल्के था। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। उनके पिता सदाशिव फाल्के संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, साथ ही मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज में अध्यापक भी। माता द्वारकाबाई घरेलू महिला थी। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। दादा साहब फाल्के की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ही हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त कर बड़ौदा के कला भवन में रह अपने ज्ञान की और पैनी धार देनी शुरू कर दी। फिल्म बनाने से पहले उन्होंने कई क्षेत्रों में कार्य किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कुछ वक्त गुजारने के बाद प्रिंटिंग प्रेस खोला। वे प्रिंटिंग से संबंधित मशीन के लिए जर्मनी भी गए और प्रेस को प्रारंभ करने के उपरांत उन्होंने एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। परंतु मन तो कहीं और भटक रहा था, किसी ऐसे काम की तलाश में जो उन्हें इतिहास में अमर बना दे। बात 1911 की है। फाल्के को मुंबई के वाटसन होटल में ईसा मसीह के जीवन पर बनी मूक फिल्म देखने को मौका मिला। तब मूक फिल्मों का ही जमाना था। जिस वक्त वे फिल्म देख रहे थे उसी समय उनके मन में यह विचार उमड़ने लगा कि भारत के महापुरुषों पर भी ऐसी ही फिल्म अगर बनाई जाए तो कैसी रहेगी। वे मन ही मन इस विचार को ले जब फिल्म देख लौटे तो हृदय विचलित होने लगा। उन्हें बस एक जुनून सवार हो गया कि अब चाहे जो भी हो फिल्म निर्माण होकर रहेगी। उनका यह जुनून उन्हें तत्काल लंदन की ओर रुख कर दिया और निकल पड़े फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखने। लंदन में 2 महीने रहकर फिल्म निर्माण तकनीक की तमाम बारीकियां समझी और जब लौटे तो फिल्म निर्माण का सामान लेकर ही उन्होंने मुंबई के दादर में फाल्के फिल्म नामक कंपनी की भी शुरुआत की। कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार ईसा मसीह की जीवन पर बनी फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने के बाद इन्होंने सिनेमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए काफी शोध किए। उन्होंने अनुभव के लिए काफी फिल्में देखी, फिल्मों पर विस्तार से अध्ययन और साथ में काफी शोध भी किया, जिससे वे बीमार पड़ गए। बीमार रहते हुए भी मटर के पौधे के विकास कलाक्रम पर छायांकन फिल्म बना दी थी। जब सिनेमा से संबंधित उपकरण के लिए लंदन गए तब उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता और बायोस्कोप पत्रिका के संपादक रेसिल हेपवर्थ से हुई। उन्होंने ही फिल्म सामग्री खरीदने में दादा साहब फाल्के की मदद की। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्मों का जनक कहा जाता है। प्रारंभिक दौर में फिल्म निर्माण से जुड़े सभी कार्य उन्हें खुद करने पड़ते थे। फिल्म निर्देशन, पटकथा लेखन से लेकर सेट निर्माण तक का कार्य इन्होंने खुद किया। दादा साहब फाल्के फिल्मों के बारे में तमाम शोध कर चुके थे, कई फिल्में देखी और लंदन से फिल्म निर्माण सामग्री भी ले आए। सारी चीजें तैयार थी। इधर पटकथा भी लिख चुके थे। वे भारत की पहली फिल्म बनाने की ओर अग्रसर थे। फिल्म का नाम भी तय हो चुका था।
परंतु बीच में एक समस्या आ पड़ी जिसका हल बिल्कुल नहीं मिल रहा था। उस समस्या थी फिल्म में रोल करने के लिए नायिका अर्थात हीरोइन की खोज, जो अब तक भी जारी थी। कोई लड़की या औरत इसके लिए अंततः राजी नहीं हुई। अंत में दादा साहब को भारत की पहली मुख्य फिल्म के लिए नायिका का रोल भी एक मर्द को ही निभाना पड़ा। हालांकि फिल्म की नायिका तारामती के लिए इन्होंने इश्तेहार भी निकलवाए, यहां तक कि मुंबई की प्रसिद्ध वेश्याओं के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन सबने मना कर दिया। थक हार कर फैसला लिया गया कि अब तो तारामती के लिए किसी पुरुष को ही तैयार करना पड़ेगा, और अब तलाश उस पुरुष की होने लगी जिसे औरत बनना था। काफी खोजबीन के बाद एक ईरानी रेस्तरां में उन्हें एक रसोइया मिला। काफी कहने सुनने के बाद वह इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन मुसीबत तो तब खड़ी हो गई जब फाल्के ने उस रसोइये से कहा कि तुम्हें तारामती बनने के लिए मूछें साफ करवानी पड़ेगी। उसने टके से जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है, मूछें तो मराठों की शान होती है। फाल्के ने कहा कि एक औरत की मूछें कैसे हो सकती है भला। ठीक है, फिल्मों की शूटिंग के बाद मूछें रख लेना। काफी मान मनौवल के बाद वह तैयार हो गया। वह रसोइया जिसका नाम था सालुंके, जो भारत की पहली फीचर फिल्म की पहली हीरोइन बना। कलाकारों के अरेंजमेंट के बाद फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। अब भारत के इतिहास में फिल्मों की दुनिया में भारत का पहला फिल्म बनकर तैयार था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की भूमिका खुद दादा साहब फाल्के ने की थी। तारीख 3 मई 1913 दिन शनिवार को भारत में बनी भारत की पहली फिल्म पहली बार कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र फिल्म दर्शकों को दिखाई गई। तब से लेकर आज तक लाखों फिल्में बन चुकी है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म की सफलता के बाद फाल्के ने नासिक जाने का मन बना लिया और वहीं भस्मासुर मोहिनी और सावित्री सत्यवान नामक फिल्में बनाई। फिल्म मोहिनी भस्मासुर में पहली बार महिला कलाकार दुर्गा खोटे और कमला गोखले ने काम किया। इन फिल्मों को हिट होने के बाद दादा साहब ने कई तकनीक का प्रयोग भी शुरू कर दिया और स्पेशल इफेक्ट और ट्रिक फोटोग्राफी का प्रयोग दर्शकों को खूब भाया। फाल्के फिल्म दुनिया में नई तकनीकों का इस्तेमाल के प्रति हमेशा सिंसियर रहे। वे 1914 में फिर लंदन गए और लौटकर 1917 में नासिक में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की। अपने 25 वर्षों के मिली फिल्मी सफर में उन्होंने कई यादगार फिल्मों का निर्माण किया। राजा हरिश्चंद्र 1913, सत्यवान सावित्री 1914, लंका दहन 1917, श्री कृष्ण जन्म 1918, कालिया मर्दन 1919, कंसवध 1920, शकुंतला 1920 में ही, संत तुकाराम 1921 और भक्त गोरा 1923 आदि समेत उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में बनाई। उनमें दृश्य निर्माण की संवेदना के साथ एक बेहतरीन तकनीकी भी ज्ञान था। दादा साहब फाल्के के जन्म के शताब्दी वर्ष पर सन 1969 में उन्हें भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान हेतु उनके सम्मान में भारत की केंद्र सरकार के द्वारा उनके नाम पर भारतीय सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नींव रखी गई और तब से यह पुरस्कार सिनेमा जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस सर्वोच्च पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण कमल पदक, शॉल और 10 लाख रुपए नकद दी जाती है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। 2022 में यह पुरस्कार अभिनेत्री आशा पारेख को, अभिनेता अजय देवगन को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और साउथ के सुपरस्टार सूर्या को फिल्म सुरारी पोट्रू के लिए दिया गया। सन 1938 में भारतीय सिनेमा ने अपना रजत जयंती पूरी की। इस अवसर पर चंदूलाल शाह और सत्यमूर्ति की अध्यक्षता में दादा साहब फाल्के को बुलाया गया। प्रभात फिल्म के शांताराम ने वहां आए तमाम निर्माताओं, निर्देशकों और वितरकों से कुछ धनराशि जमा कर नासिक में दादा साहब फाल्के लिए एक घर बनवा दिया और यहीं दादा साहब फाल्के के अंतिम दिन बीते और वे 16 फरवरी 1944 को नासिक में ही अनंत ब्रह्मांड में सदा के लिए विलीन हो गए। 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बोई गई बीज आज वट वृक्ष का घनाकार रूप ले चुका है और कई लोग इसके छांव तले अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं।
तब से लेकर आज तक फिल्मों में कई दौर आए और गए, परंतु आज भारतीय सिनेमा जगत दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। भारतीय सिनेमा जगत के जन्मदाता को द हिस्ट्री ज्ञान टीम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आज के एपिसोड में इतना ही। एक सवाल जो हम अपने दर्शकों के लिए छोड़ते हैं, सवाल यह है कि आज की बनी फिल्में समाज पर कैसा असर डाल रही है और इसके कैसे परिणाम निकल रहे हैं। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द हिस्ट्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबा दें, साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।